हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप सभी ने आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दे दिया होगा और जिनके एग्ज़ाम अच्छे गए हैं और उनको उम्मीद है आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए, तो वो उसकी तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे। और अगर किसी कारणवश किसी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो उनके लिए भी बहुत सारे एग्ज़ाम लाइंड अप हैं। उनके लिए आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, उनकी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। लाइक आपके पास अभी राजस्थान जेई का पेपर है, ठीक है, और जिनका आरआरबी जेई प्री क्लियर होगा उसका आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है। उसके अलावा अपने आपके पास उत्तराखंड पीएससी का लेक्चरर का एग्ज़ाम है। उसके अलावा आप देखेंगे तो आपके पास राजस्थान पीएससी एई का भी एग्ज़ाम है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यूपी पीएससी एई का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके कि फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से आपके पास डिफरेंट एग्ज़ाम है। और आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो छत्तीसगढ़ व्यापम है, सीजी व्यापम, वहाँ पे आया था कि वो वैकेंसी निकालने वाले हैं पीएचक्यू डिपार्टमेंट में। एंड सेम इन ये जो अपना WIRA वीरा डैम इंस्पेक्टर, इसकी भी वैकेंसी आने वाली है, ऐसा पेपर में आया था। तो उसकी PYQ सीरीज लेके मैं आया हूँ आपके सामने। तो ये जो PYQ है ये आपको डिफरेंट एग्जाम के लिए भी क्या है, यूजफुल है, जो भी एग्जाम्स की बात अभी हुई है, ठीक है। तो चलिए फर्दर स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, ठीक है। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जो अपना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, अ सॉइल सैंपल हैज पोरोसिटी ऑफ 25%, कैलकुलेट दी वाइड रेशियो ऑफ दी सॉइल, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पोरोसिटी दी हुई है, ठीक है। तो पोरोसिटी डिनोटेड बाई एन, तो एन क्या है, पोरोसिटी, एंड पोरोसिटी इज गिवन एज 25%, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, 0.25, ठीक है। इसके अलावा आपको निकालना क्या है, निकालना आपको वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं, वॉइड रेशियो इज डिनोटेड बाय ई, और ई का फॉर्मूला आपको पता, ई क्या होता, n/1 माइनस एन। तो यहां से आपकी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज 0.25, 1 माइनस 0.25, तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, 1/3, दैट इज 0.33, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.33, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो अपना पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो का फॉर्मूला एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो अपना वॉइड रेशियो ई होता है, जो वॉइड रेशियो ई का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना किसकी वॉइड रेशियो की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। तो क्या वॉइड रेशियो के वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। कोई भी सॉइल सैंपल होगी उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 नहीं हो सकता, उसमें वॉइड्स हमेशा प्रेजेंट रहते ही हैं, तो ये 0 तो नहीं होगा। ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, तो क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है, यस ऑब्वियस हो सकता है। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मींस कि ई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बट ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। तो ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक रिलेशन आपको यहां से ही पता चल रहा होगा कि एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई, क्या निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई। ये कहां पे यूज होता है कि जब कोई भी सॉइल ट्रांसपोर्ट की जा रही होगी, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह कोई भी सॉइल ट्रांसपोर्ट की जा रही होगी, तो टोटल वॉल्यूम चेंज हो सकता है वॉइड रेशियो के चेंज होने से, बट जो इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि जो सॉइल ट्रांसपोर्ट हुई है वही सॉइल है जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाई गई है, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हमेशा सेम रहेगा। तो वहां पे यह यूजफुल होता है कि हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं, अपने पास होता है तो टोटल वॉल्यूम से हम वॉइड रेशियो निकाल पाते हैं। या आपके पास वॉइड रेशियो पता है, आपने टेस्ट कर लिया है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम आपको पता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं,
ठीक है। जो सेकंड हमने यूज किया वो क्या है, पोरोसिटी। तो पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी डिनोटेड बाई एन, क्या होता है वो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पोरोसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सेम यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो नहीं हो सकता, तो जो एन पोरोसिटी की वैल्यू हमेशा जीरो से ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमेशा टोटल वॉल्यूम से कम होगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा ही नहीं। आप इमेजिन करें कि एक सॉइल सैंपल है, उस पूरे सॉइल सैंपल में क्या टोटल वॉल्यूम, जो पूरा वॉल्यूम है सॉइल का, वो क्या वॉइड्स हो सकता है, नहीं हो सकता, फिर वो सैंपल है ही नहीं सॉइल का। तो क्या होगा कि जो पोरोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन जीरो तो रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी जीरो नहीं होगा। एंड क्या रहेगी वो, ऑलवेज क्या रहेगी, लेस देन वन, क्या रहेगी, लेस देन वन। ठीक है, तो ये क्या रहेगी, लेस देन वन रहेगी, इक्वल टू वन भी नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अपने को दो रिलेशन ऑन याद रखने, जो एक हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जो अपना एन क्या होता है, ई अपॉन वन प्लस ई, एक ये याद रखना, और एक आपने अभी अभी देखा क्या है, ई इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस एन। ठीक है, तो ये दो रिलेशन आपको याद रखनी। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.33। कैसे आया ये, हमने ये फॉर्मूला लगाया, ई इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस एन। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज हाईएस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कि जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन गिवन ऑप्शंस में किसकी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो अगर आपने इक्वेशन पढ़ी होगी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की, जिसको कोजनी-कार्मन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में आपको पता कि जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हम निकालते हैं के दैट इज वन अपॉन के दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू, गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू, ई क्यूब अपॉन वन प्लस ई क्यूब अपॉन वन प्लस ई एंड डी स्क्वायर। ठीक है, ये होती, तो ये अपनी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। जो चेंज क्या होगा, ई होगा, वॉइड रेशियो, एंड ये डी क्या है यहाँ पे, डी दैट इज पार्टिकल साइज। डी क्या है, पार्टिकल साइज। तो जो अपनी जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू हो, डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, पार्टिकल साइज पे है, वॉइड रेशियो पे। तो अगर आप बात करेंगे इन सब में पार्टिकल साइज किसका है, ग्रेविल का ज्यादा है। ठीक है, तो सेम तरीके से अगर हम देखते हैं कि जो अपनी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यूज, जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यूज फॉर डिफरेंट सॉइल दैट इज ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इनके लिए क्या क्या होती है। ठीक है, तो इन सभी के लिए अगर हम बात करते हैं कि जो अपनी सॉइल टाइप हो गई, ठीक है, ये हमें याद भी रखना है, सॉइल टाइप एंड परमेबिलिटी की वैल्यू। ठीक है, पहली सॉइल अपनी क्या हो गई, ग्रेवल हो गई। ठीक है, दूसरी क्या हो गई, सैंड हो गई। तीसरी क्या हो गई, सिल्ट हो गई। एंड फोर्थ क्या हो गई, क्ले हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेवल के लिए। तो ग्रेवल के लिए हमेशा ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, क्या होती है, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सैंड के लिए 1 से लेके 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, सिल्ट की बात करते हैं तो सिल्ट के लिए क्या होती है, 10 टू द पावर -3 से लेके 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेम तरीके से हम बात करेंगे क्ले, क्ले के लिए कितनी होती है, लेस देन 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, ग्रेवल की। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेवल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यूज हैं ये आपको याद रखनी है कि ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सैंड के लिए 1 से लेके 10 टू द पावर -3 तक। ठीक है, सिल्ट के लिए 10 टू द पावर -3 से लेके 10 टू द पावर -6 तक। और क्ले के लिए लेस देन 10 टू द पावर -6। ये किस में है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। अगर ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड में आता तो आप उसको उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अभी तक गेट एकेडमी के को नहीं देखा है, उसके एप्लीकेशन को नहीं देखा है, तो आप एक बार विजिट करें। वहाँ पे आपको आरआरबी जेईई सीबीटी 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो वहाँ पे आपको अगर आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी है तो उसमें
पूरा जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, पूरा जो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का पूरा सिलेबस के जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं। तो आप एक बार जाएं देखें, उसमें फ्री कंटेंट अवेलेबल है। अगर आपको वो अच्छा लगता है, आपको वो कंटेंट अच्छा लगता है और आपको कंटिन्यू करना है, तो आप उसको कोर्स को परचेज कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंटूर्स ऑफ इक्वल हेड इन फ्लोनेट रिप्रेजेंट। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे फ्लोनेट। ठीक है, फ्लोनेट होता क्या है, फ्लोनेट एक क्या है, ग्राफिकल होता है, ग्राफ हम बनाते हैं जो क्या बताता है कि डेपिक्ट करता है, बताता है वो कि जो वाटर फ्लो थ्रू अ सॉइल मास, ठीक है, कि कोई भी सॉइल मास है उससे वाटर कैसे फ्लो करता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है अपनी, ये यहाँ पे लिखा हुआ फ्लो लाइन्स है, ये क्या है अपनी, ये फ्लो लाइन्स है। ठीक है, और ये डॉटेड डॉटेड क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन है। ठीक है, तो फ्लो लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, तो फ्लो लाइन्स क्या होती हैं, जो फ्लो लाइन इंडिकेट करती हैं कि जो अपना क्या हो रहा है कि वाटर जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, उसको कौन दिखा रहा है, अपनी कौन सी लाइन है, ये फ्लो लाइंस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इक्विपोटेंशियल लाइन की बात करते हैं। तो ये जो इक्विपोटेंशियल लाइन है ये किसको कनेक्ट करती हैं, ये कनेक्ट करती हैं पॉइंट विद इक्वल टोटल हेड और पोटेंशियल। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, द कंटूर्स ऑफ इक्वल हेड इन फ्लो नेट रिप्रेजेंट। ठीक है, तो कौन करता है इसको, इक्विपोटेंशियल लाइन करती है, कौन करता है, इक्विपोटेंशियल लाइन करती है। ये आपके सामने क्या बना हुआ, पूरा फ्लो नेट बना हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी फ्लोनेट की प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि जो फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन, ये अपनी क्या है, फ्लो लाइंस है, ये क्या अपनी इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो ये हमेशा ऑर्थोगोनल टू ईच अदर क्या होती है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो मतलब इनके बीच में अगर हम इंटरसेक्शन एंगल की बात करेंगे तो कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि जो अपनी फ्लो लाइंस है एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस है वो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है। ठीक है, जो हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि फ्लो चैनल की बात करते हैं। ठीक है ना, जो फ्लो चैनल है ये क्या होता है, स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लो लाइन। ठीक है ना, ये जो अपना ये है, ये अपनी एक फ्लो लाइन है, एक ये दूसरी फ्लो लाइन है, तो ये अपना क्या हो गया, ये फ्लो चैनल हो गया। इसके बीच का जो ये क्या है, पूरा फ्लो चैनल हो गया, ये क्या हो गया, अपना फ्लो चैनल हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जितने भी फ्लो चैनल हैं, ठीक है ना, ये क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लो लेके जाएंगे। ठीक है, जितने भी फ्लो चैनल हैं इसमें से जो फ्लो होगा वो क्या होगा, इक्वल अमाउंट होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डी क्यू है तो ये भी क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, डिस्चार्ज। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, दो प्रॉपर्टी होगी, पहली क्या थी कि जो दोनों फ्लो लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स है वो क्या कर रही है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है, मीन्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ईच फ्लो चैनल, ठीक है ना, ईच फ्लो चैनल कंसिस्ट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ सीपेज या इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हेड लॉस होगा। ठीक है ना, हेड लॉस क्या होगा कि दो एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच जो होगा हेड लॉस क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो फ्लोनेट है, ये जो फ्लोनेट पूरा बनाया गया है, ये फ्लोनेट जो पूरा बनाया गया है, तो फ्लोनेट किसके लिए बनाया गया है, बाउंड्री कंडीशन, किसमें बनाया गया है, फ्लोनेट बाउंड्री कंडीशन में बनाया गया है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड नहीं करता, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, जो हाइड्रोलिक हेड है, इस पे हाइड्रोलिक हेड क्या है, ये एच है, ये स्मॉल एच है, तो हेड क्या हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगा, इस पे भी डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब कि किसी भी गिवन बाउंड्री कंडीशन के लिए, किसी भी गिवन बाउंड्री कंडीशन के लिए जो फ्लो नेट है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर हम बाउंड्री कंडीशन चेंज करते हैं तो अपना फ्लो नेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अब अगर हम बात करते हैं ये अपनी दो, ये अपनी एक फ्लो लाइन है, ये दूसरी फ्लो लाइन है, ये अपना एक क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल लाइन, तो इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, दो फ्लो लाइंस एंड दो इक्विपोटेंशियल लाइन, ये दो फ्लो लाइन हो गई और ये दो इक्विपोटेंशियल लाइन हो गई। तो इन दोनों के जो बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस जो अपना निकल के आया, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लो फील्ड। क्या बोलते हैं, फ्लो फील्ड। ये किस फॉर्म में होता है, स्क्वायर फॉर्म में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लो फील्ड। ठीक है, और ये किस फॉर्म में होता है, स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, तो ये था अपना क्या,
कंटूर क्या था अपना, फ्लोनेट था, ठीक है ना, फ्लोनेट था, और जिसकी प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस की, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अपना इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, नहीं ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है क्वेश्चन, यहाँ पे टाइप गलत है, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ला दिया है। क्या है क्वेश्चन, द कंप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोड एंड द कंसिक्वेंट एस्केप ऑफ पोर वाटर आर टर्म एट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉम्पैक्शन की बात करो आप, कंसोलिडेशन की बात करो, ठीक है, या कंप्रेसिबिलिटी की बात करो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम कोई भी सॉइल है उसको लेके आते हैं, जब कोई भी अपनी सॉइल है तो लोग लेके आते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, इनिशियल कंप्रेशन। क्या होता है, इनिशियल कंप्रेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो किसके कारण होता है, वो होता है एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जब हम सॉइल में कॉम्पैक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो पहला क्या होता है, इनिशियल कंप्रेशन। क्या होता है, इनिशियल कंप्रेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, और कॉम्पैक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन। ये किसके कारण होता है, ये क्या होता है, ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ, क्या होता है, ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर। ठीक है ना, जो अपनी वॉइड्स में एयर है उसके एक्सपल्सन के कारण क्या होता है, इनिशियल कंप्रेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब हम फर्दर क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं सॉइल को, तो क्या होता है फिर प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। पहले क्या होता है अपना इनिशियल कंप्रेशन हो चुका है, ठीक है, जो पोर एयर निकलने के कारण हुआ है। उसके बाद जो आता है, उसके बाद होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन, जो कंसोलिडेशन का ही पार्ट है। ठीक है, ये क्या होगा, कंसोलिडेशन होगा इसके बाद। ठीक है, पहला क्या होगा, प्राइमरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, फिर क्या होगा, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो जो प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर। ठीक है, पोर एयर पहले ही निकल चुकी है किसमें, इनिशियल कंप्रेशन में। अब कंसोलिडेशन में क्या होगा कि पोर वाटर निकलेगा। ठीक है ना, जो वॉइड्स में पानी भरा हुआ है वो निकलेगा। तो ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ, ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर क्या होगा, प्राइमरी कंसोलिडेशन। ठीक है, इसके बाद अगर आप फर्दर उसमें कॉम्पैक्शन करते हैं तो क्या होता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। क्या होता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अब क्या हो चुका है, पोर एयर भी जितनी निकलनी थी वो किस पे निकल गई है, कॉम्पैक्शन पे निकल चुकी है। ठीक है, और जो पोर वाटर निकलना था वो किस पे निकल चुका है, कंसोलिडेशन पे। अब उसके बाद फर्दर मतलब प्राइमरी कंसोलिडेशन के बाद अगर आप क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं, तो क्या होता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है। और सेकेंडरी कंसोलिडेशन की का रीजन क्या है, वो क्या होता है, ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉलिड। ठीक है, मतलब कि अपना जो सॉइल था उससे पोर एयर निकल चुकी है, ठीक है, पोर वाटर निकल चुका है जितना निकलना था। अब उस स्टेज पे सॉइल आ चुकी है जिसमें कि वॉइड्स में जितने से भी एयर एंड वाटर निकलना था निकल चुका है। तो अब उसमें जो भी कॉम्पैक्शन होगा, उसमें जो भी कॉम्प्रेशन होगा, वो किसके कारण होगा, वो केवल और केवल क्या होगा, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड क्या होंगे, रीएडजस्ट होंगे। ठीक है, तो अपना जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होगा, ये क्या होगा, ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट, ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट, ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉलिड्स। जो अपने सॉलिड्स हैं उसके प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट के कारण क्या होगा, अपना सेकेंडरी कंसोलिडेशन। क्या होगा, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसमें, जो इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है ना, कि जो अपना कंप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म से अपनी बात चल रही है, ठीक है ना, लॉन्ग समय से अपनी बात चल रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं अपने पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो गया, कंसोलिडेशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात चल रही थी, रिजल्टिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोड। ठीक है ना, एंड कंसिक्वेंट एस्केप ऑफ पोर वाटर। पोर वाटर अपना कहाँ पे क्या है, कंसोलिडेशन पे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, जो नेक्स्ट अगर हम अपने पास ऑप्शन मिल गया, कंप्रेसिबिलिटी एंड सीपेज। कॉम्पैक्शन में पता चल गया,
ठीक है, कंसोलिडेशन पता चल गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी की, तो अगर कोई पूछता है कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है कि जो भी आपने क्या किया, प्रेशर लगाया, उसके रिस्पॉन्स में, सॉइल में जो प्रेशर लगा उसके रिस्पॉन्स में जो वॉल्यूम में चेंज आया, ठीक है ना, किसी भी फ्लूइड में या किसी भी सॉलिड में, ठीक है, आपने प्रेशर लगाया, उसके रिस्पॉन्स में जो भी वॉल्यूम चेंज होगा वही क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। उसको क्या बोलते हैं हम, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है सीपेज। सीपेज अभी अभी आपने देखा है प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या था कि क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था, क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था, किसका फ्लो हो रहा था, वाटर का। कैसा, स्लो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू स्मॉल ओपनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो अपना क्या होगा कि स्लो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड और वाटर थ्रू द स्मॉल ओपनिंग दैट इज वॉइड्स ऑफ सॉइल, उसको क्या बोलते हैं, किस सॉइल में होगा ये, अनसैचुरेटेड, किस में होगा, अनसैचुरेटेड सॉइल में होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीपेज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन जो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड एडिंग जिप्सम टू सीमेंट, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि जिप्सम ऐड करने का रीजन क्या है, जब हम सीमेंट बनाते हैं तो लास्ट में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, जिप्सम को ऐड करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो जिप्सम है उसको ऐड करने का कारण क्या है, ठीक है। तो जो जिप्सम है उसको ऐड करने का कारण क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अपना जिप्सम में ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है कि अवॉइड फ्लैश सेट ऑफ सीमेंट, इंक्रीज द रेट ऑफ हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है, ऑब्टेन अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ इन सीमेंट, इंक्रीज हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो जिप्सम है, जिप्सम क्या करता है, जिप्सम की अगर हम बात करते हैं, जिप्सम जिप्सम क्या करता है, जो अपना सेटिंग टाइम है उसको बढ़ा देता है, जो अपना सेटिंग टाइम है, सेटिंग टाइम है उसको इंक्रीज कर देता है। जब सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो जो सीमेंट सेट होने वाली थी उसमें क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो सीमेंट के सेटिंग में क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, मतलब सीमेंट थोड़ा लेट सेट होगी। तो हम जिप्सम क्यों करते हैं इसमें ऐड कि जो कोई भी सीमेंट है वो तुरंत सेट ना हो, ठीक है, जिससे कि अगर मान लो कहीं पे ऐसा कि हमें प्रॉपर हैंडलिंग करनी है, ट्रांसपोर्ट करना है कुछ दूर के लिए, ठीक है, तो इतनी जल्दी हमें क्विक सेटिंग सीमेंट नहीं चाहिए कि तुरंत सेट ना हो पाए सीमेंट, उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ऐड करते हैं कुछ अमाउंट में, ठीक है ना। तो ये इसीलिए ऐड कर सकते हैं कि करते हैं कि जिससे कि तुरंत क्या ना हो, सीमेंट सेट ना हो, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, जिप्सम लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो अपनी रेट ऑफ हार्डनिंग या अर्ली स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो अर्ली स्ट्रेंथ आपको पता है कौन देता है, जो अर्ली स्ट्रेंथ है हीट ऑफ हाइड्रेशन है, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन देता है, अपना जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है क्या, C3A देता है, ठीक है, C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है ना। तो C3A सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, उसके बाद C2S, उसके बाद C4AF एंड उसके बाद C2S। तो अगर हम मेन हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करेंगे तो कौन कौन देता है, C3A एंड C3S, ये किसके लिए है, अपना मेन हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए, ठीक है ना। जो अगर हम बात करते हैं अर्ली स्ट्रेंथ अपना कौन देगा, C3S देता है, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, जो तुरंत हार्ड होती है, रैपिड हार्डनिंग में हम क्या मिलाते हैं, लाइम एंड क्लिंकर मिलाते हैं, ठीक है ना। तो जो सेल है, लाइमस्टोन एंड सेल मिलाते हैं, जो रेट ऑफ हार्डनिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये जो अपना क्वेश्चन है, जिप्सम किस लिए मिलाते हैं, जिप्सम टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम एंड अवॉइड फ्लैश सेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो आपको पता है कि गेट एकेडमी आपके लिए सारे कोर्सेस लॉन्च किया हुआ है, उसमें आपको कोर्सेस में दिखेगा कि आरआरबी जेई का कोर्स है कितने में, 777 पे, सीआरटी भी है उनके पास, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी है, ऑल स्टेट जेई का उनके पास कोर्स है 777 का, ठीक है। स्मार्ट कोर्स डोपामाइन भी है गेट एकेडमी की तरफ से, ईएससी नॉन टेक का है, और गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट विजिट करें, ऐप में देखें और कोर्स परचेज करें, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, द कंपाउंड कंपोजिशन प्रेजेंट इन सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इन द लेटर एज इज कॉल्ड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, टेट्रा कैल्शियम
फेरेट है यहाँ पे, ठीक है, गलत लिख दिया उन्होंने, ठीक है, आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, C3A, C2S एंड C4AF एंड आयरन ऑक्साइड FeO, ठीक है। इसके बाद इसके लिए हम देखेंगे जो लेटर एज की बात करते हैं, तो इसका एक सिंपल सा अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, इसका आंसर आपको पता है क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C2S, ठीक है। तो एक सिंपल सा समझने का इसका तरीका मैं बता दूं आपको कि ये जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये मान लीजिए अपना, जब अभी हमने क्या किया, अभी अभी सीमेंट को लगाया, तो ये 0 डेज है, ठीक है ना। 0 के बाद हम बात करते हैं 24 आवर्स की, ठीक है, 24 आवर्स की हम बात करते हैं 7 डेज की, 7 डेज के बाद अपने पास क्या है, 14 डेज की बात करते हैं, 14 डेज के बाद हम किसकी बात करते हैं, 28 डेज की, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो सबसे पहले, ठीक है, जो सबसे पहले अपना हाइड्रेट होता है वो क्या होता है, C4AF, जो कि हमें ज्यादा स्ट्रेंथ कोई नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद क्या है अपना, उसके बाद जो अपना इनिशियल मतलब 0 से लेके 24 आवर जो तुरंत देता है हमें, ठीक है ना, तुरंत कौन है अपना, यहां से यहां तक, ये तुरंत अपना कौन सा होता है, C3A, ठीक है। फिर 24 आवर से लेके अपना 28 डेज तक, 24 आवर से लेके, यहां से लेके 24 आवर से लेके अपना 28 डेज तक, 24 आवर से लेके 28 डेज तक, यहाँ पे अपना कौन देता है, C3S देता है, ठीक है। और 14 डेज से लेके, यहाँ से 14 डेज से लेके जो अपना लेटर तक है, ठीक है ना, जो यहाँ से लेके 14 से लेके लेटर तक अपना कौन है, C2S, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब आपने सीमेंट लगाया तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हाइड्रेट तो क्या हो गया, C4AF हो गया, उसके बाद C3A हो गया। तो जो अर्ली स्ट्रेंथ मिली आपको किसके कारण मिली है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण मिली है, C3A, ठीक है। उसके बाद जो होता है 24 आवर्स से लेके 28 डेज तक C3S है, तो जो मेन स्ट्रेंथ दी है आपको किसने दी है, C3S ने दी है। और जो लेटर एज में मतलब अप टू ईयर बोल दे 28 डेज के बाद भी जो जिसमें स्ट्रेंथ मिलती रहती है हमें सीमेंट में, वो कौन देता है, C2S। तो कौन देता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C2S। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, C4AF, देन C3A, देन C3S, देन C2S। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन C4AF, देन C3S, देन सॉरी C3A, देन C3S, देन C2S, ये क्या अपना रेट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो क्या देता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ डेवलप्ड इन द लेटर एज, वो कौन हो जाएगा अपना, C2S हो जाएगा, कौन हो जाएगा अपना, C2S, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट प्रोडक्ट, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन एंड फिनिशिंग ऑफ सीमेंट प्रोडक्ट्स शुड बी डन विद इन दी, ठीक है। मतलब कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, या कोई कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, तो जो अपना प्लेसिंग है, कॉम्पैक्शन है और फिनिशिंग ऑफ सीमेंट, जैसे हम कोई भी घर बना रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है ना, फिर उसको लेके जाएंगे जहां पे हमें लगाना है, फिर उसको प्लेस करेंगे, उसको कॉम्पैक्ट करेंगे, उसके बाद उसमें फिनिश करेंगे। तो ये सारा काम जो है, ये सारा काम कब होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के विद इन होना चाहिए। मतलब कि जो भी इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट है उससे पहले पहले होना चाहिए। अगर ओपीसी की बात करें 30 मिनट से पहले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। क्यों, क्योंकि अगर सीमेंट में इनिशियल सेटिंग हो गई तो सीमेंट क्या हो जाएगी, हार्ड होने लगेगी। सीमेंट हार्ड होगी तो क्या हो जाएगा, आपको प्लेस नहीं कर पाएंगे, ना ही आप कॉम्पैक्ट कर पाएंगे सही से, ना ही फिनिशिंग आ पाएगी, ठीक है। तो सीमेंट अपने आप में ही पहले से ही क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो वो आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, तो बाद में आपको क्रैक्स मिलेंगे, ठीक है। और लोड जो आप बियर कराना चाहते हैं उतनी स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी
जो अपनी सीमेंट है उसको मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्शन एंड फिनिशिंग जो है अपना इनिशियल सेटिंग टाइम के पहले पहले करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि गेट एकेडमी के पास गेट 2025 का कोर्स भी है, जो कि एग्जाम आपका आने ही वाला है। वो भी अवेलेबल है किसमें, 2222 पे, 2222 पे, ठीक है। गेट 2026 का अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो ओनली 4444 का है, ठीक है। गेट 2027 का कोर्स है 6666 पे, ठीक है ना। तो ये सारे कोर्सेस अगर आपको परचेज करने हैं तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और फ्री कंटेंट अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं अगर आपको वो सही लगता है, ठीक है ना। अगर आपको फ्री कंटेंट अच्छा लगता है और आप परचेज करना चाहते हैं तो आप जरूर परचेज करें। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ IS 12269/2013 द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शैल नॉट बी लेस देन, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं OPC की, तो OPC के लिए ये अपना जो IS कोड जो उन्होंने पूछा है वही IS कोड है ये आपके सामने, ठीक है। सेम IS कोड मेरे यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। तो ये जो IS कोड उन्होंने पूछा IS 12269, ठीक है, 2013, उसके हिसाब से जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है ये किसमें पूछा उन्होंने, मीटर स्क्वायर पर केजी, वो भी दिया मीटर स्क्वायर पर केजी में कितना है 225, कितना है 225, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 225, ठीक है। ये आपके सामने पूरा जो IS कोड है उसकी टेबल है, कौन सी टेबल 3 है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर OPC, ठीक है। 53 गेट की बात हो रही है तो क्या होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए 225 की होनी चाहिए। अगर आप इस पे बात करते हैं कि और दूसरे की अगर कोई पूछता है तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आपका जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है और पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का कितना होता है 3250 होता है, 3250, एंड पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट का कितना होता है 3000। ये किस में है, ये किस में था, मीटर स्क्वायर पर केजी में था, ये किस में है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में, ठीक है। तो आपको यूनिट याद रखनी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में, मीटर स्क्वायर पर केजी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 325 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर OPC की बात करता है वो, तो OPC के लिए क्या होना चाहिए 225 मीटर स्क्वायर पर केजी या फिर 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो उसी टेबल से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू IS 12269/2013 द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC 53 ग्रेड आफ्टर 6 to 672 +- 4 आवर्स, ठीक है ना, ऑफ क्यूरिंग शैल नॉट बी लेस देन। तो ये डायरेक्ट कोड का क्वेश्चन है, ठीक है। आप उसी टेबल पे जाएंगे, टेबल नंबर 3, ठीक है ना, फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर OPC IS कोड आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये क्या पूछ रहा है कि द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC 53 ग्रेड, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये है, ठीक है ना, 53 की, ये जो पूरी टेबल है किसकी, 53 ग्रेड की है, ठीक है। 672 +- 4 की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है कि शैल नॉट बी लेस देन, तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए इसकी, मिनिमम कितनी है 53, ये कितना है, ये 53 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 53, ठीक है। तो अपना जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है OPC की, ठीक है ना, 672 +- 4 आवर्स के लिए मिनिमम कितनी होती है 53 होती है, 72 के लिए कितनी होती है 72 +- 1 के लिए 27 होती है, ठीक है। और 168 के लिए कितनी होती है 37 होती है, ठीक है। और 672 के लिए कितनी होती है अपनी 53 होती है, ठीक है ना। इसको आप देखेंगे तो कितने हो जाएगा 3 डेज हो जाएगा, 7 डेज हो जाएगा, ठीक है ना। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारी वैल्यूज मिलती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो दूसरी सीमेंट है ग्रेड की बात करते हैं, तो अगर आप ये क्वेश्चन पहले भी क्वेश्चन और सारे पेपर में आ चुका है, तो अभी हम देख रहे थे किसकी OPC ग्रेड 53 की, तो ये अपना 27 है, ये देखिए 27 कितने दिन के लिए 3 डेज के लिए, ठीक है। फिर 37 है कितने के लिए 7 डेज के लिए, ये 53 जो अभी अभी पूछा था, ठीक है, किसके लिए 28 डेज के लिए मिनिमम वैल्यू है, क्या है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर आपसे ग्रेड 33 के लिए पूछता है 28 डेज के लिए पूछता है, ठीक है ना, ये कितना है 28 डेज ही है, ठीक है ना। 28 डेज के लिए पूछता है किसकी ग्रेड 33 के, मिनिमम कितनी होनी चाहिए 33 एंड मैक्सिमम 48, हमें यही याद रखनी है, 28 डेज की ही वैल्यू हमें याद रखनी है,
ठीक है। 43 के लिए क्या होगी, मिनिमम क्या होगी 43 होगी, मैक्सिमम क्या होगी 58 होगी, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, वैल्यूज है किसकी, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ओपीसी 53 की, तो कितनी होनी चाहिए 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी ओपीसी 33 की, तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए 33 एंड मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 48, ठीक है। सेम तरीके से ग्रेड 43 की बात करेंगे तो मिनिमम 43 एंड मैक्सिमम 58 होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है गेट 2025 की, गेट एकेडमी की तरफ से। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, बेसिक लेवल के 10 टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। एडवांस लेवल के आपको 10 टेस्ट मिल रहे हैं। आपको फिर मल्टीपल सब्जेक्ट जो मिलेंगे, मिक्स्ड जो टेस्ट मिलेंगे 10 मिलेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट 100 टेस्ट है आपके पास, ठीक है ना। फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट गेट के हिसाब से है वो 10 है। तो टोटल आपको 140 टेस्ट मिल रहे हैं किसके लिए, ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर आप गेट के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज अपना जो गेट का लेवल है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जो गेट एग्जाम के पहले वैसा इन्वायरमेंट चाहते हैं, तो आप जरूर विजिट करें गेट एकेडमी की वेबसाइट पे और टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहते हैं तो इनरोल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अपने पास क्या है यहाँ पे, a concrete cube of size 100 mm by 100 mm by 100 mm which was tested for compressive strength failed for a load of 450 kilonewton, calculate the compressive strength of the cube। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है किसकी, क्यूब की निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, जो लोड है इस पे एंड एरिया, लोड अपॉन एरिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एरिया, ठीक है। तो लोड यहाँ पे कितना दिया हुआ आपको, लोड कितना है 450 किलो न्यूटन। आंसर किस में है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, तो न्यूटन में बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 450 इंटू 10⁻³ न्यूटन। एरिया कितना अपना 100 बाई 100, तो 100 बाई 100 mm स्क्वायर। तो आंसर अपना किस में आ जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। 100 एंड दिस एंड दिस, तो कितना आ गया अपना 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये सी आंसर आ गया, कितना आ गया 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्या पूछा, सेलेक्ट दी ऑड हैमर टेस्ट, ठीक है ना। तो जो ऑड टेस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो पहला क्या है, रिमाउंड हैमर टेस्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तीसरा क्या है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट। चौथा क्या है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो यहाँ पे आपको टेस्ट के नाम देख के समझ में आ रहा होगा कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, ये हम टेंसाइल एंड कंप्रेशन निकालने के लिए करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, जब हम क्यूब बनाते हैं और जब हम कंक्रीट को यूज करने के पहले, ठीक है ना, उसका सैंपल बनाते हैं, सैंपल लेके फिर हम उसमें टेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिबाउंड हैमर टेस्ट है, ये जो रिबाउंड हैमर टेस्ट है, मतलब ये क्या है, अभी जो हमने सैंपल लिए हैं, ठीक है ना, जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसके सैंपल लेके हमने टेस्ट किए हैं कि इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है एंड स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट क्या है, ठीक है। लेकिन जो रिबाउंड हैमर है वो हम क्या करते हैं कि अपना कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी घर बना हुआ है, उस पर अगर हमें स्ट्रेंथ निकालनी है तब हम क्या करते हैं, रिबाउंड हैमर टेस्ट। तो रिबाउंड हैमर टेस्ट अपना क्या है, एनडीटी। एनडीटी क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, क्या है अपना, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। बाकी क्या है अपने डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, ठीक है। मतलब ये सारे क्या है डिस्ट्रक्टिव, ये क्या है नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो अगर ऑड सेलेक्ट करने की बात आती है तो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, कौन सा, रिबाउंड हैमर टेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल आर टर्म एज फाइन एग्रीगेट इफ द पार्टिकल्स पास थ्रू अ सीव ऑफ साइज, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट की, तो एग्रीगेट क्या होते हैं, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो फाइन एग्रीगेट की बात करेंगे तो सैंड हो जाएगा एंड कोर्स एग्रीगेट की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, ग्रेवल हो जाएगा। तो आपको साइज पता है, सॉइल पे भी आपने साइज पढ़े होंगे। तो अगर हम बात करते हैं किसकी ग्रेवल की एंड सैंड की,
ठीक है। बाकी सॉइल में आपको पता है सिल्ट होती है एंड क्ले होती है, ठीक है। तो सैंड की अगर हम बात करते हैं तो क्या होती है 75 माइक्रोन से 4.75 mm होती है, ठीक है। ग्रेवल की बात करते हैं तो 4.75 mm से 80 mm होती है, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इफ द पार्टिकल पास थ्रू अ सीव ऑफ साइज, मतलब कि किस सीव साइज से वो क्या करते हैं, पास करते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, फाइन एग्रीगेट, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कोर्स एग्रीगेट क्या होगा, ये क्या अपने ग्रेवल क्या है, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। ये क्या है अपना फाइन एग्रीगेट। तो अगर आपसे क्वेश्चन, अभी तो क्वेश्चन पूछा फाइन का, तो वो क्या हो जाएगा 4.75 mm सीव से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिफाइन करना तो कैसे बोलेंगे कि जो अपना कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट क्या होगा कि जो कोर्स एग्रीगेट है रिटेन किस पे हो रहा है, 4.75 mm सीव पे रिटेन हो रहा है। अगर क्या बोल यहाँ पे क्या कर देता कि पास की जगह रिटेन कर देता, तो अगर 4.75 mm पे क्या हो रहा है, रिटेन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा। और फाइन एग्रीगेट की बात क्या करेंगे कि जो पास हो रहा है थ्रू 4.75 mm एंड रिटेन ऑन 75 माइक्रोन, ये भी याद रखना है। अगर 4.75 mm पे रिटेन हो गया तो क्या हो जाएगा, कोर्स एग्रीगेट। एंड फाइन एग्रीगेट क्या हो जाएगा कि 4.75 mm सीप से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है, बट 75 माइक्रोन सीप पे क्या हो रहा है, रिटेन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा अपना फाइन एग्रीगेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4.75 mm, तो क्या हो जाएगा डी, ये डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी 4.75 mm। जो पार्टिकल 4.75 mm सीप से पास होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, फाइन एग्रीगेट, और जो 4.75 mm पे रिटेन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कोर्स एग्रीगेट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे गेट सिविल पीवाईक्यू की ई बुक अवेलेबल है, ये अपना क्यूआर कोड है जिसको आप स्कैन करके उसको आप देख सकते हैं, जिसपे क्या आपको सारे गेट के जो सब्जेक्ट्स हैं सिविल के लिए 2 वॉल्यूम में बुक है। तो वॉल्यूम 1 में आपको मैथ मिल रही है, ठीक है, सोम मिल रहा है, आरसीसी मिल रहा है, स्ट्रक्चरल मिल रहा है, जनरल एप्टीट्यूड मिल रहा है, स्टील मिल रहा है, सॉइल सर्वेइंग मिल रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट मिल रहा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मिल रही है। तो ये सारे क्या है आपको मिल रहे हैं वॉल्यूम 1 में, ठीक है। इसकी प्राइस क्या है 222 प्लस जीएसटी। ये क्या है आपको गूगल ई बुक में अवेलेबल है, आपको लिंक यहाँ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं पीवाईक्यू, ठीक है, गेट के देखने चाहते हैं, करना चाहते हैं उनको प्रैक्टिस, तो आप विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको सही लगे बुक तो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको वॉल्यूम 1 था जो, वही अपना वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 पे अपना जो मेजर सब्जेक्ट क्या है, जियोटेक है, ठीक है, एफएम है, ट्रांसपोर्टेशन है, हाईवे रेलवे एंड जो भी अपना एयरपोर्ट का और टनल का जो पोर्शन होगा, इन्वायरमेंट है, ठीक है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है। तो ये सारे आपको कहाँ पे मिलेंगे, वॉल्यूम 2 पे मिलेंगे, ठीक है। इसका भी जो अपना प्राइस है 222 है, ठीक है, प्लस जीएसटी है। ये भी आपको वहीं पे मिलेगी गूगल ई बुक पे, आपको लिंक कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप गेट के पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपको पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शैल बी कंडक्टेड टू असेस द टफनेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट एज पर द आईएस कोड ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले सारे टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो पहला क्या अपना क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, पहला क्या अपना क्रशिंग, तो आपको दिख ही रहा होगा पहला टेस्ट क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। पहला क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। तो आपको इसी से दिख रहा है कि ये किसके लिए निकले, किसके लिए है, स्ट्रेंथ बताने के लिए। क्या बताएगा, स्ट्रेंथ बताएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो मेजर पॉइंट है उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो जो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट आपको दिख रहा क्या बताएगा, स्ट्रेंथ बताएगा। इसमें जो सीव की साइज होती, जो हम सीव जो यूज करते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्शन के बाद जो हम उसको ब्रेक करने के बाद जो सीव साइज यूज करते हो कितनी होती है, 2.36 mm की सीव हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मेजर इसका चीज है जो हमें याद रखना है, क्या है कि जो
एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू एसीबी शुड नॉट बी ग्रेटर देन, मतलब जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो निकल के आएगी वो ग्रेटर नहीं होनी चाहिए किससे, 30%, किसके लिए, फॉर दी सरफेस कोर्स, फॉर सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स क्या है आपको पता होगा, आपने कहाँ पे पढ़ा होगा, हाईवे में पढ़ा होगा, ठीक है, सरफेस वियरिंग कोर्स या सरफेस कोर्स, उसके बाद आती है बेस कोर्स, ठीक है ना, फिर उसके बाद सब बेस एंड जो अपना नीचे का हो गया पार्ट, ठीक है ना, जो 30% ज्यादा नहीं होना चाहिए किसके लिए, सरफेस कोर्स के लिए, एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45% फॉर बेस कोर्स, ठीक है। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट किसके लिए होता है, स्ट्रेंथ निकाल लेंगे हम, सीप साइज हमें याद रखनी 2.36 mm की, ठीक है। जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो वैल्यू होती है वो 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसके लिए, सरफेस कोर्स के लिए, एंड 45% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसके लिए, बेस कोर्स के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अपना सेकंड है, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। तो सेकंड क्या है अपना, इम्पैक्ट टेस्ट, सेकंड क्या है अपना, इम्पैक्ट टेस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट की, तो आपको दिख रहा होगा इम्पैक्ट, ठीक है। तो इम्पैक्ट से हम क्या निकालते हैं, टफनेस, क्या निकालते हैं, टफनेस। इम्पैक्ट टेस्ट किसके लिए यूज होता है, टफनेस के लिए, किसके लिए, टफनेस हम कैलकुलेट करते हैं, इससे हम टफनेस निकालते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं हम, टफनेस, ठीक है। तो इससे क्या निकलेगा, टफनेस। सेम तरीके से इसमें हम जो सीप साइज यूज करेंगे, जो अपना सीप का साइज है जो हम यूज करेंगे, सीप साइज वो क्या होती है अपनी, सेम होती है कितनी, 2.36 mm। अब बात आती है इसकी लिमिट्स की, जो अपनी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जो होती है, ठीक है ना, या इम्पैक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30% फॉर सरफेस कोर्स एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35% फॉर बियरिंग कोर्स, बेस कोर्स, ठीक है ना। तो जो अगर हम बात करते हैं वैल्यूज की, किसकी, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू की बात करते हैं, तो वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए 30% से, किसके लिए, सरफेस कोर्स के लिए, एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35% फॉर दी बेस कोर्स। नेक्स्ट अपने पास क्या, अपने पास लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू टेस्ट, ठीक है ना। एब्रेशन टेस्ट आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि एब्रेशन, ठीक है ना, एब्रेशन किसके लिए यूज करेंगे हम, एब्रेशन किसके लिए होगा, वियर एंड टीयर के लिए, ठीक है ना। एब्रेशन हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर वियर एंड टीयर के लिए, ठीक है ना। तो अपने पास एब्रेशन टेस्ट भी है, किसके लिए है, वियर एंड टीयर। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एब्रेशन टेस्ट की, ये क्या अपने पास, एब्रेशन टेस्ट, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर वियर एंड टीयर, फॉर वियर एंड टीयर के लिए यूज करते हैं। इसमें सीप की अगर हम बात करेंगे, इसमें जो सीप साइज हम यूज करते हैं वो क्या होती है, 1.7 mm। सीप इसमें की, इस दोनों में क्या थी सीप, यहाँ पे 2.36, यहाँ पे भी 2.36, बट फॉर द एब्रेशन टेस्ट इट इज 1.75 mm। अब यहाँ से जो वियर एंड टीयर होता है, यहाँ से हमें कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकल के आता है, जो अपना एब्रेशन टेस्ट होता है वो हमें क्या देता है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि the coefficient of hardness, the coefficient of hardness, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की वैल्यू कई बार पूछ चुका है एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में, तो क्या होता है 20 माइनस वन थर्ड ऑफ लॉस ऑफ वेट इन ग्राम, लॉस ऑफ वेट इन ग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा कि एब्रेशन टेस्ट के बाद जो अपना सीव से हमने क्या किया, 1.75 mm से सीविंग की, तो उसके बाद जो अपना जो लॉस इन वेट हुआ ग्राम में दे दिया, मान लो 100 का, ठीक है, 100 ग्राम का। तो आपसे पूछ लेगा कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की वैल्यू बताओ, तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या हो जाएगा, 20 माइनस वन थर्ड इंटू लॉस ऑफ वेट इन ग्राम। तो अगर 100 दिया तो यहाँ क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लगभग लगभग ये माइनस पे भी जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, एब्रेशन टेस्ट की जो वैल्यूज हैं कहां से कहां तक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एब्रेशन टेस्ट की जो वैल्यूज है, तो एब्रेशन वैल्यू जो होती है शुड नॉट बी ग्रेटर देन
30% किसके लिए? फॉर सरफेस कोर्स के लिए, फॉर सरफेस कोर्स, एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50% फॉर बेस कोर्स। ठीक है, तो आपको पता है जैसे उसमें हाईवे में होता है सब बेस, बेस कोर्स एंड बियरिंग सरफेस, ठीक है ना, सब ग्रेड, सब बेस, ठीक है ना, बेस कोर्स एंड बियरिंग सरफेस होती है। तो यहाँ पे सरफेस कोर्स पे 30% ज्यादा एब्रेशन वैल्यू नहीं होनी चाहिए एंड 50% ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसके लिए? बेस कोर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपना एक जो बचता है यहाँ पे क्या है? इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट। क्या है अपना? इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, क्या अपना? इलोंगेशन। आपको इलोंगेशन शब्द से ही समझ में आ रहा होगा ये किसके लिए होगा, ये कौन सा टेस्ट है? ये है अपना शेप टेस्ट। क्या है ये? शेप टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें केवल आपको एक चीज याद रखनी है कि जो अपना इलोंगेशन टेस्ट होता है, ठीक है, तो इलोंगेशन होता क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब हम इलोंगेशन टेस्ट करते हैं तो इसके लिए जो साइज ऑफ एग्रीगेट होता है, जो साइज ऑफ एग्रीगेट होता है, साइज ऑफ एग्रीगेट, जो हम एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं उसका जो साइज है वो ग्रेटर देन 6.3 mm क्या होता है? ग्रेटर देन 6.3 mm होता है। ये जो सारे पॉइंट्स है ये एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है, इसलिए आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, पहला क्या है? इलोंगेशन क्या है? आपको दिख रहा है शेप टेस्ट है। इसमें जो इलोंगेशन टेस्ट हम करते हैं, जो साइज ऑफ एग्रीगेट है वो ग्रेटर देन 6.3 mm होता है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि इलोंगेशन हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो इलोंगेशन यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। इलोंगेशन जो हम डिफाइन करते हैं, अगर बात करते हैं जो हम इलोंगेशन, इलोंगेशन, ठीक है, इलोंगेशन जो हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, टेस्ट पे, तो क्या होता है कि परसेंटेज बाई वेट ऑफ एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल ऑफ ग्रेटेस्ट डायमेंशन ऑफ विच इज, जो ग्रेटेस्ट डायमेंशन है, ठीक है, ग्रेटर देन 1.8 ऑफ मीन डायमेंशन। ठीक है, तो जो इलोंगेशन मतलब ज्यादा है, मतलब जो इसका ग्रेटेस्ट डायमेंशन है, ग्रेटेस्ट डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1.8 ऑफ मीन डायमेंशन, मीन डायमेंशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां से जब इलोंगेशन वो पूछेगा, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसको परसेंटेज में भी चेंज कर सकता है 1.8 को। ठीक है, तो 1.8/10 करें आप, 3/10 करेंगे तो वो परसेंटेज में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है कि इलोंगेशन क्या है कि जो भी आपके पास पार्टिकल्स हैं, जो भी अपने एग्रीगेट है, ठीक है, उनका परसेंटेज बाई वेट निकालना, उनका वेट परसेंट किसका? एग्रीगेट का, जिनका की जो ग्रेटेस्ट डायमेंशन है, जिनका की ग्रेटेस्ट डायमेंशन क्या है? ग्रेटर देन दी 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन, वो क्या होता है? अपना इलोंगेशन होता है। वो उसको क्या बोलते हैं? इलोंगेटेड एग्रीगेट। क्या बोलते हैं? इलोंगेटेड एग्रीगेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको, ये जो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? 13 का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा? किसकी बात की थी उसने? टफनेस। किसकी बात की थी? यहाँ पे आप देख रहे हैं किसकी? टफनेस। टफनेस आपको कहाँ दिख रहा है? ये टफनेस कहाँ पे? इम्पैक्ट। तो ये इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट आपको दिख रहा है, स्ट्रेंथ के लिए सीप साइज याद रखनी है 2.36 mm। ठीक है, और जो वैल्यू है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसके लिए? सरफेस कोर्स के लिए, एंड 45% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसके लिए? बेस कोर्स के लिए। उसके बाद इम्पैक्ट किसके लिए? टफनेस के लिए है। इसमें भी जो अपना सीप साइज है कितना है? 2.36 mm है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जिसकी वैल्यू होती है 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसके लिए? फॉर दी सरफेस कोर्स, एंड 35% ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसके लिए? फॉर दी अपनी जो है बेस कोर्स। ठीक है, उसके बाद एब्रेशन की बात आती है, एब्रेशन फॉर बियर एंड टीयर। ठीक है, इसमें सीप साइज जो हम यूज करते हैं 1.7 mm। ठीक है, इससे हमें कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस मिलता है जिसकी वैल्यू होती है 20 माइनस 1/3 ऑफ दी लॉस ऑफ वेट इन ग्राम। ठीक है, जो अपना लॉस होता है किसमें? वेट में, उसकी जो हम वैल्यू निकालते हैं वो क्या हो जाता है? कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी लिमिट की। तो जो अपना एब्रेशन वैल्यू होती है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30% फॉर दी सरफेस कोर्स एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50% फॉर दी बेस कोर्स। उसके बाद इलोंगेशन इंडेक्स की बात करते हैं। जो इलोंगेशन अपना क्या है? शेप टेस्ट है। उसमें जो एग्रीगेट यूज करते हैं वो एग्रीगेट का साइज हमेशा 6.3 mm से ज्यादा होता है, उनको यूज करते हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि छोटे छोटे पार्टिकल लेके हम इलोंगेशन टेस्ट करें। ठीक है, और जो इलोंगेशन अगर पूछता है तो ऐसे एग्रीगेट
परसेंटेज उनका वेट निकालते हैं, परसेंटेज वेट उन एग्रीगेट का जिनका कि लार्जेस्ट डायमेंशन क्या है, ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे क्या है, आपको गेट की जनरल एप्टीट्यूड वहां पे आपको मिल गई थी सिविल की दोनों, लेकिन अगर आप सिविल नहीं लेना चाहते, केवल एप्टीट्यूड की बुक लेना चाहते हैं, तो वो एप्टीट्यूड की ई बुक भी अवेलेबल है गेट एकेडमी की तरफ से, जिसमें कि न्यूमेरिकल एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल एबिलिटी है, स्पेशल एप्टीट्यूड है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या है अवेलेबल है कहाँ पे, गेट एकेडमी की ई बुक। इसका भी रेट क्या है, प्राइस क्या है, 222 प्लस GST। ये भी आपको गूगल ई बुक भी मिलेगी और ये आपको QR कोड दिया हुआ जिसको आप स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एज पर दी IS 383, as per the IS 383-2016, which of the following is the finest sand that normally requires a high water cement ratio? तो ये आपके पास जो IS जिसकी बात हो रही है, IS कोड 383-2016, उसी की टेबल नंबर 9 है जो फाइन एग्रीगेट की बात करता है, क्लॉज 6.3 की। ठीक है, तो अपने पास ग्रेडिंग के जोन है, जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3 है एंड जोन 4 है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जोन क्या है, फाइनेस्ट है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप पढ़ेंगे, एज द फाइन एग्रीगेट ग्रेडिंग बिकम्स प्रोग्रेसिवली फाइन, दैट इज फ्रॉम ग्रेडिंग जोन 1 टू ग्रेडिंग जोन 4। ठीक है ना, तो जो अपना फाइनेस्ट कहां से बढ़ रहा है, ग्रेडिंग 1 से ग्रेडिंग जोन, तो सबसे फाइन क्या होगा, ग्रेडिंग जोन। जोन 4 क्या होगा, सबसे फाइनेस्ट होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट शुड बी प्रोग्रेसिवली रिड्यूस। ठीक है ना, तो अपने को बस इतने से मतलब है कि जो अपना फाइनेस्ट जोन होगा कौन सा होगा, जोन 4 होगा। मतलब जो फाइनेस्ट बढ़ रही है वो कहां से कहां बढ़ रही है, जोन 1 से जोन 4 की ओर बढ़ रही है। तो एज पर दी क्वेश्चन, ठीक है ना, जो फाइनेस्ट जोन होगा सैंड कौन सा होगा, जोन 4 का होगा, क्या होगा, फाइनेस्ट सैंड होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, जोन 4 हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स ऑफ एग्रीगेट गिव्स अ बेटर वर्केबिलिटी व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट। अब वर्केबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्लो। मतलब वर्केबिलिटी क्या है, इजिली फ्लो हो जाए, इजिली कॉम्पैक्ट हो जाए, मतलब हम प्लेस कर रहे हैं तो इजिली प्लेस हो जाए। तो किसमें होगी, जो राउंडेड होगा वही फ्लो करेगा आराम से, मतलब राउंडेड है वो फ्लो हो गया आराम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राउंडेड हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, एंगुलर इसकी फ्लैकी की बात करेंगे तो इंटरलॉकिंग दे देगा, एंगुलर आपको क्या दे देगा, इंटरलॉकिंग दे देगा। तो आपको वर्केबिलिटी के लिए हमेशा क्या याद रखना है कि फॉर वर्केबिलिटी क्या है याद रखना आपको, राउंडेड एग्रीगेट। ठीक है, क्या याद रखना, राउंडेड एग्रीगेट। ठीक है, तो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस। आज क्वेश्चन कम हुए, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है, नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, आप इस सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है या और भी कोई डाउट है, और अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो ये अपना टेलीग्राम, ये आपके लिए बनाया है केबल ग्रुप, अभी इसमें ज़्यादा मेंबर है नहीं, आप ही लोग हैं जो हैं। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप से इसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इस पे ऐड होके आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, थैंक यू।